स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। आज का डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से स्टार्ट करना है, फिर प्रिंसिपल ऑर्गन्स पे जाएंगे नेक्स्ट यूनिट पर। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा, जो मैंने सेंड किया था, यस और नो, जो ग्रुप में सेंड किया था, एक सैम्पल आंसर आपने कर लिया होगा, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, तो आई वांट दैट यू शुड बी कंफर्टेबल कि हाँ, जो नॉलेज हम गैदर कर रहे हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है? कमेंट ऑन वेरियस डिबेट्स associated with UCC. $15 marks. Comment on various debates associated with UCC. UCC means Uniform Civil Code. जैसे आप इस क्वेश्चन को लिख लें, just mention done. जो लोग अभी भी ग्रुप में ऐड नहीं है, अभी मैसेजेस देख रहा हूँ क्लास के ग्रुप में, तो देखिए ये जो है @शशांक त्यागी 14 आप टाइप करेंगे तो दिस इज़ माय पर्सनल चैट, तो आप वहाँ पर अपना नेम, बैच और बताइए कि नॉट एडिट, तो आई शेयर द लिंक। ऑल्दो जितने भी आपके रजिस्टर्ड नंबर हैं उस पर एक मैसेज गया था स्टडी IQ की तरफ से, उसमें एक बिट URL था, तो उस बिट URL पे आप टैप करते हैं तो क्रोम ओपन होता है, क्रोम ओपन होने के बाद दोबारा आप टैप करते हैं उस पर, तो आप ऐड हो जाते हैं ग्रुप में। तो कई बच्चों को वो ऐड नहीं हुआ, तो इस पर आप कर देंगे, मैं डायरेक्ट आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और शशांक त्यागी फॉर यू, ये चैनल है सेपरेट, UPSC सिंप्लीफाइड, ठीक है? चलिए, ये आपने लिख लिया, क्वेश्चन डन। अराउंड 200 वर्ड्स में आपको लिखना है इसको, ठीक है? जस्ट अभी कर दीजिएगा, मैं क्लास के जस्ट बाद शेयर कर दूंगा, मैं रोज ऐड कर देता हूं बच्चों को। एक्चुअली ऑप्स टीम करती है, ऑप्स टीम ने मैसेज भेजा हुआ है बट समहाउ नहीं हो पाए। ओके अंशुमन, आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि ऑप्स टीम ये जो चैट है इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल ले, और जिन लोगों ने, जो लोग कह रहे हैं नहीं एडेड है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके नंबर पे दोबारा मैसेज भेज दें, तो जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है? ये ऑप्स ऐसा ले, इसमें टाइम हमारा जाना नहीं चाहिए ना। ये लिख लिया आपने, ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो अभी जो ब्रेक होगा ना, तो ब्रेक में इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? और क्लास के लास्ट में मैं आपको एक सैंपल आंसर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? अब हमें डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सबसे पहले तो मोरालिटी शब्द का मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज मोरालिटी? आप कहेंगे सर ये तो GS पेपर 4 वाली बात हो गई, है कि नहीं? मोरालिटी का मतलब है सम क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज गुड एंड व्हाट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज बैड, यानी कि जो चीज आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, इसके क्लियर एक्चुअली स्टैंडर्ड्स का पता होना, उसको मोरालिटी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है ना, मतलब व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, ये तो हमें ही पता है सही और गलत। लेकिन मुझे बताइए कि अगर ये पूरा इंडिया है और आप सबको पता है कि देयर आर दिस डाइवर्सिटी, राइट? प्लूरलिज्म है, मीन्स डाइवर्स आइडियाज हैं, डाइवर्स सोसाइटीज है। क्या आपको लगता है पूरे देश में, हर एक समाज में, कितने सारे समाज हैं, कितने सारे ग्रुप्स हैं, एरियाज हैं, कल्चर हैं, तो क्या सब जगह मोरालिटी का एक ही स्टैंडर्ड होगा? क्या सब जगह समाज में एक ही तरह के सही, एक ही तरह के गलत होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? तो कहने का मतलब यह है
देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, डाइवर्सिटी है। तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ एक कॉमन स्टैंडर्ड ऐसा लाना पड़ेगा कि हाँ, दिस कैन बी अंडरस्टूड एज कि हाँ, ये तो सबको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आप इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको बताना दैट स्टेटमेंट वुड बी ट्रू और फॉल्स, ओके। एंड स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी is limited to the provisions of constitution. It means that direction, it means the actions of the government and actions of the people should be in concurrence with the provisions of the constitution. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम केवल मीन्स ओनली लिमिटेड टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक तरीके से जिम्मेदारी देता है सरकार को भी और लोगों को भी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चलें। ट्रू और फॉल्स? तो देखिए इसका आंसर जो है फॉल्स है। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे धोखा हो गया ये। देखिए क्योंकि वर्ड ओनली था यहां पर, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग, ठीक है। ओनली नहीं हो सकता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहता है कि भाई कुछ बेसिक ऐसी वैल्यूज हैं जिसको ध्यान में रखा जाए, जैसे वैल्यूज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड वेरियस काइंड ऑफ जस्टिस, राइट। जस्टिस चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, राइट, राइट, सोशल जस्टिस हो। तो कहने का मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक तरीके से जरूरी है फॉर रूल ऑफ लॉ? बिल्कुल है, राइट। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो कानून है वो रेशनल होगा और नो वन विल बी अबव लॉ, नो वन विल बी अबव लॉ। तो ये बताइए कि सरकार पर अगर लिमिटेशन लगानी है कि भाई आर्बिट्रेरली आपको नुकसान ना पहुंचाएं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को तो लाना पड़ेगा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इस वजह से भी जरूरी है कि कई बार हमारी सोसाइटी की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपके एफआर के खिलाफ हो जाती हैं, तो ऐसे में वहां पर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरवेंशन कर रहे हो तो इंटरवेंशन का बेसिस भी तो चाहिए ना, कि भाई क्यों इंटरवेंशन हो रहा है, और बेसिस कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देती है, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से हमें पता लगता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मोरालिटी थी भी या है भी? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अलग से वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेंशन नहीं है लेकिन रिफ्लेक्टेड है, मतलब वो वैल्यूज रिफ्लेक्टेड हैं। आप कहेंगे कहाँ रिफ्लेक्टेड है? अरे अभी अभी आपको बताया ये इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस कहाँ है? ये प्रेम्बल में भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर यूपीएससी एक स्टेटमेंट बनाया आपके लिए, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग जज करना चाह रहा हूँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन प्रेम्बल, बिल्कुल सही बात है। कहे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन एफआर, बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन एफडी, बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है भाई, राइट। तो हर जगह है, राइट। नाउ अब इसके फेवर में, अगेंस्ट में, दोनों में बातें करनी है। तो फेवर में तो बात यह है कि एक तो स्टेट पर भी रेस्ट्रेन लगता है और ऐसा ही रेस्ट्रेन सोसाइटी पर भी रखता है। भारत जैसे समाज में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में प्लूरलिज्म है, और प्लूरलिज्म में एक स्टैंडर्ड मोरालिटी लाना और ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो कल्चर के नाम पर
इमोरल चीज़ें होती रहेंगी, कुछ सेक्शंस को नुकसान पहुंचता रहेगा, चाहे वुमेन हो, कास्ट बेसिस पर हो, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, राइट। और उसको जस्टिफाई भी माना जाएगा। कारण, क्योंकि लेजिटिमेशन जो होता है वो जरूरी होता है। और लेजिटिमेशन मुझे बताइए उसका एक सोर्स सोसाइटी है कि नहीं है। और अगर किसी सोसाइटी में किसी गलत काम को सही करार दिया गया क्योंकि उनकी मोरालिटी ये कहती है, तो हमें कोई ना कोई एक यार्डस्टिक ऐसी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी काम करती है कि इस पर चेक लगा सके, राइट। तो यानी कि हम यहां पर 2 पॉइंट देखते हैं। एक तो है सेल्फ रेस्ट्रेन, नंबर 1, और दूसरा प्लूरलिज्म। ये 2 बेसिक पिलर हैं जिनके बेसिस पर हम कहते हैं भाई जरूरी है सेल्फ रेस्ट्रेन, स्टेट पर भी और सोसाइटी पर भी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो स्टेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी तभी एक्चुअली यू कैन से कैन बी रिफ्लेक्टेड इन आवर सोसाइटी और सिस्टम जब स्टेट भी काम करे ऐसे और सोसाइटी भी करे, भाई तभी तो हो सकती है, राइट। क्योंकि केवल सरकार डिक्टेशन देती रहे, जनता ना माने, तो फिर किस बात की मोरालिटी है, फिर कोई मोरालिटी नहीं रहेगी, राइट। लेकिन अब इसमें एक डिमेरिट निकलता है। डिमेरिट ये निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एनफोर्स करने की जिम्मेदारी कायदे में तो लेजिस्लेचर की भी है, अपने लॉज के थ्रू, एग्जीक्यूटिव की भी है अपने एक्शंस के थ्रू, सोसाइटी की भी है ओबीडियंस से और रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो इस्तेमाल हुआ है वो जुडिशरी ने किया है, ऐसा लगता है। और जुडिशरी ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एनफोर्स करने की जिम्मेदारी, ओबीडियंस का मतलब ये होता है, अच्छा, प्लूरलिज्म का मतलब होता है मल्टीपल। देखो, सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब मल्टीपल। तो हमारे देश में मल्टीपल कल्चर्स हैं और इसमें विविधताएं हैं मोरालिटी में। जैसे कि एक जगह ऐसी होगी कि वहाँ पर अगर कोई दूसरी कास्ट में शादी करता है तो ऐसे में उसको निपटा देना उस बच्चे को, तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। मोरालिटी ये होगी कि भाई अगर आपस में झगड़ा हुआ है, कुछ खून खराब हो गया, तो पुलिस के पास ना जाया जाए, यही मोरालिटी है, ठीक है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना, ये मोरालिटी है। दूसरी जगह ऐसी भी होगी कि जहाँ पे इनहेरिटेंस में जो मेजर यू कैन से पार है वो विमेन को दी गई है, जैसे मैट्रियार्की, ठीक है। जैसे मिताक्षरा सिस्टम होता है, एक दयाभागा सिस्टम होता है, ये आप पढ़ते हो जब आप सोसाइटी पढ़ते हो। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें महिलाओं का रोल प्रोमिनेंट है, दूसरा ऐसा सिस्टम जिसमें पुरुषों का रोल प्रोमिनेंट है। तो एक ही देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है ना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक तरीके से स्टेट और इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है, इसके बीच में रिलेशंस को स्टैंडर्डाइज कर रही है, कुछ प्रोमिसेस दे रही है इंडिविजुअल से कि भाई तुम्हारी कोई भी जाति धर्म कुछ भी हो, तुम इंडिविजुअल हो, स्टेट से तुम्हारा रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिसाइड करेगी कि भाई इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, ये चीज़ आपको मिलेंगी, अधिकार आपको मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। तो ऐसी सोसाइटी में और ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अलग से एनफोर्स करने की, राइट। क्लियर है बात? अब्दुल अजीम इज आस्किंग, सर हाउ सेल्फ रेस्ट्रेन? सेल्फ रेस्ट्रेन इस वजह से, मुझे बताइए अब्दुल, क्या गवर्नमेंट एक कोई लॉ बना सकती है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्टिकुलर सेक्शन क्योंकि हमें लगता है ये लॉजिकल है? नहीं बना सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी विल एक्चुअली कम इनटू प्लेस। आपके फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग इक्वालिटी, तो यानी कि सेल्फ रेस्ट्रेन स्टेट पर लगेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वहां पर खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को लेकर। क्लियर है? यस। तो क्योंकि सेल्फ रेस्ट्रेन भी करना है स्टेट को और सोसाइटी को, इंटरवेंशन जस्टिफाई करना है, इंटरवेंशन भी है, जैसे सबरीमाला वाला केस, राइट। ओबीडियंस का मतलब होता है मानना, यानी कि
अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये आपको मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी एक जगह पर ऑनर किलिंग जस्टिफाई की जाती है, ठीक है, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या कहती है कि भाई अंशुमन 18 साल से ऊपर हो कि नहीं हो आप, तो अपनी मर्जी से आप शादी कर सकते हो, है ना। कह रहे हैं 18 साल से ऊपर है, अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं। 21, मैं यही चेक करना चाह रहा था, ठीक है। तो अवेयर रहना, मैं ट्रैप खेलता हूं बच्चों के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो अगर ये 18 साल के हैं और अभी से ये शादी करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो स्टैंडर्ड हमारा कानून व्यवस्था बनाता है उसके हिसाब से चलो आपको, राइट। लेकिन अगर ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, लॉज के हिसाब से चलते हैं, तब ये एक्चुअली सही मायने में आज्ञाकारी होंगे। और आज्ञाकारिता मुझे बताइए जरूरी है कि नहीं सिस्टम के लिए? क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी होगी तभी क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। भाई बात क्लियर है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रिलेशंस भी बता रही है आपको और स्टेबिलिटी भी इंश्योर कर रही है, राइट। पिलर्स ये हैं और ये आपको इंश्योर हो रहा है, ठीक है ना। आपका ट्रस्ट आएगा सिस्टम में, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक तरीके से ट्रस्ट लाएगी, और ट्रस्ट लाएगी तो स्टेबिलिटी भी आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहां पर डिस्कशन को ला रहा था जुडिशरी। अब जुडिशरी कई सारे जजमेंट्स के थ्रू एनफोर्स करती है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि जुडिशरी एक्चुअली कई बार इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि एग्जीक्यूटिव का जो काम है, लेजिस्लेचर का जो काम है, वो भी जुडिशरी करने लगती है, राइट। तो ऐसे में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का इस्तेमाल करके जुडिशरी एक्ट तो कर रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म हम जिसको कहते हैं, लेकिन एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है कि नहीं? बिल्कुल खिलाफ है भाई, राइट। तो ऐसे में यह भी कहा जाता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक तरीके से जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है उसके खिलाफ तो नहीं होगा? बिल्कुल उसके खिलाफ हो सकता है, राइट। यस, ओवररीच इज रॉन्ग। तो अब इससे पहले जुडिशरी के कुछ केसेस, फॉर एग्जांपल सबरीमाला टेंपल वाला केस था, तो वहां पर हमने देखा कि जुडिशरी ने कई बार खुद किसी एक फंडामेंटल राइट, जैसे कि आर्टिकल 26 जो ग्रुप राइट्स हैं आपके, राइट टू रिलीजन, राइट रिगार्डिंग रिलीजन, को एक्चुअली जुडिशरी ने कहा कि तुम नीचे हो इन कंपैरिजन टू फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 21, 17, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, पर्सनल लिबर्टी, अनटचेबिलिटी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स में भी किसको प्रेमिसी दी जाएगी इन व्हेन टू सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कर पाती है, लेकिन कैसे कर पाती है? यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी अपने उन यार्डस्टिक्स का इस्तेमाल करती है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी। अब लिबर्टी, इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, तभी तो ये एक्चुअली जजमेंट दे पाई जुडिशरी। क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के, इस सिद्धांत के, क्या जुडिशरी ऐसा जजमेंट दे सकती थी? नहीं दे सकती थी, है कि नहीं? तो यस देवांश, वी कैन से दैट कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जुडिशरी को पावर दे रही है, राइट। Ankit Prakash is asking, can we say that constitutional morality promotes political obligation? Yes, बिल्कुल अंकित। द रीजन इज, अभी मैंने आपको बताया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से होगा क्या, पीपल विल हैव एश्योरिटी कि ये जो सिस्टम है ये इन प्रिंसिपल्स पर तो चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, इक्वालिटी इज गोइंग टू बी एंश्योर्ड, लिबर्टी इज गोइंग टू बी एंश्योर्ड, सो यू विल हैव ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट से आएगी स्टेबिलिटी। तो यानी कि एक तरीके से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इंश्योर करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट। सर्व शिवम इज आस्किंग, सर क्या हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरीके से पैरालिसिस भी रिफ्लेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का? आप ये कह सकते हैं सर कि वो रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यहां पर हम एक्टिव जुडिशरी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में।
लेकिन क्या आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसका कारण है पैरालिसिस का, या फिर एक्चुअली जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इस्तेमाल किया क्योंकि देयर वाज अ वॉइड, देयर वाज अ गैप? भाई कई जगह पर कानून इनको बनाने चाहिए थे, इन्होंने नहीं करा। एग्जाम्पल, विद रिगार्ड टू लॉज रिलेटेड टू से सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो इक्वालिटी की बात है कि नहीं है कि भाई वर्क प्लेस में जो विमेन है उनको वैसे अवसर मिले जैसे मेन को है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पर, उसके लिए कोई तरीका नहीं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो कानून है वो बहुत ही जटिल थे। तो ऐसे में जुडिशरी ने विशाखा गाइडलाइंस केस में कहा कि भाई ये तो इमोरल हो रहा है काम ऑफिसेज में, लेट्स ब्रिंग विशाखा गाइडलाइंस, और कहा कि अब एलसीसी होंगी, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ऑफिसेज में भी होंगी, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए डीएम के लेवल पर होंगी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। तो आईसीसी विद इन ऑफिस, एलसीसी एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी और अधिकारी को भी उसका चेयरमैन बना सकता है। मुद्दा यह है कि वहां पर जुडिशरी ने मोरालिटी को इन्फोर्स करा कि ये गलत हो रहा है। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि ये पैरालिसिस है, बिल्कुल है, लेकिन पैरालिसिस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरीके से उजागर करता है कि देखो ये सब होना चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो, तो अब जुडिशरी कर रही है, राइट? Tushar Valgunji is asking, sir, how legislature and executive can use constitutional morality by the very function they are entrusted with? यानी कि legislature can ensure constitutional morality by saying कि yes, we are making this law which is not available before. Example, untouchability is prohibited, but जो civil rights protection law या prevention of SC/STs from atrocities, तो एक तरीके से ये constitutional morality का ही आप एक तरीके से expression देखेंगे। एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स लाते हैं फॉर एंश्योरिंग कि लिबर्टी का प्रिंसिपल, इक्वालिटी का प्रिंसिपल, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्योंकि इसका तो इस्तेमाल आप केस स्टडीज में करेंगे, एथिक्स वाले पेपर में करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एग्जांपल देता हूं रियल केस का। एक जगह है रुड़की, आपने नाम शायद सुना हो। तो रुड़की में अभी कुछ टाइम पहले एक नई एसडीएम बनी, आपको पता है अंडर ट्रेनी जैसी आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद एसडीएम आपको चार्ज मिलता है। So in a colony in Roorkee, so one old couple what they did, तो उनका घर के सामने उनका एक प्लॉट था। तो उस प्लॉट में उन्होंने कॉलोनी वालों से कहा कि हम इस प्लॉट में मंदिर बना देते हैं। कॉलोनी वालों ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कपल ने कहा भाई हमारी ज़मीन है, हम बूढ़े हैं, अच्छा है इस ज़मीन का इस्तेमाल मंदिर बनाने में कर दें, बहुत अच्छी बात है, मोरल काम है कि नहीं? मोरल है भाई। उन्होंने कहा कि जैसे ऐसा था वो कि ये प्लॉट्स हैं और इस प्लॉट पे वो मंदिर बनाने को कह रहे थे और यहाँ पर उनका घर था, ठीक है। ये जो एरिया था, इस एरिया में एक्चुअली जो दलित समुदाय है उसकी कॉलोनी थी और ये कॉलोनी अलग थी, लेकिन रोड जो है इस तरीके से यहाँ पर ओपन थी, ठीक है, ऐसे रोड्स थी। तो इन्होंने क्या करा, हालांकि ये कोई अलग से रेजिडेंशियल कॉलोनी अलग से नहीं बनी थी विद बाउंड्री, इन ओल्ड कपल ने कहा कि भाई इस मंदिर में पैसा कौन लगाएगा? हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, इन लोगों ने पैसा लगाया, इन्होंने ज़मीन दी और कुछ पैसा मिलाकर इन्होंने यहाँ पर मंदिर बना दिया। इन्होंने यहाँ पर फिर दीवार बना दी। इन्होंने कहा क्योंकि पैसा हमने लगाया, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बना और मंदिर है, तो हम नहीं चाहते कि जो दलित समुदाय के लोग हैं ये समुदाय इसमें एंटर करे टेम्पल में। ये हमारी कॉलोनी का है, यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पर तो अपर कास्ट रहते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में इन्होंने बना दी यहाँ पर दीवार, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नक्शा इस तरीके का था कि इधर से भी रास्ता नहीं बढ़ रहा था, तो अगर किसी को इस समुदाय से आना है तो इनको पूरा घूम के यहाँ से फिर एंटर करके फिर इस मंदिर में आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है वो एसडीएम के पास शिकायत आई कि मैडम देखिए तो इन्होंने यहाँ दीवार बना दी। तो इन्होंने कहा कि देखो वास्तविकता में यहाँ पर कोई ऑफिशियली रोड का नक्शा पास नहीं करा जो रुड़की अथॉरिटी है, तो अगर इसके बाहर कोई रोड का नक्शा पास नहीं करा तो यहाँ पर बना दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पर वेस्टलैंड टाइप था, तो कहा कि पहले इस वेस्टलैंड से आ तो जाते थे वो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दीवार बना दी। तो इनका कहना था भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर हमने पैसा लगा के बनाया, तो अगर हम यहाँ पर दीवार बना दें तो क्या दिक्कत है? तो फाइनली एसडीएम ने कहा कि देखो ऐसा है सर, ये हो जाएगा आर्टिकल 15 के खिलाफ। उन्होंने कहा कैसे हो जाएगा आर्टिकल 15 के खिलाफ? प्राइवेट जमीन, मंदिर में पैसा हमने लगाया, सरकार से कुछ लिया? एसडीएम ने कहा नहीं लिया।
तो फिर आर्टिकल 15 कैसे? उन्होंने कहा लगेगा आर्टिकल 15। क्यों? क्योंकि टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, पब्लिक के लिए ओपन है। आप अपने घर में टेम्पल बनाते और उसमें एंट्री ना कराते, चलता। लेकिन जब पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ आ रहे हैं और आप कहो कि यहाँ पर दीवार, तो गलत है। तो फिर एक्चुअली जो कॉलोनी है उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हमने यहाँ पर एंट्री बैन ही नहीं करी, इस वजह से आर्टिकल 15 लग नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमने कोई बोर्ड नहीं लगाया कि दलित जो समाज के लोग हैं वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनमें से कई लोग घूम के तो आ रहे हैं ना, तो आ सकते हैं, कैसे आर्टिकल 15 वोक कर दोगे? उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर रोड क्यों बनाई, यहाँ पर ये आपने ये क्यों बनाया, दीवार नहीं बनाई। अब दीवार नहीं बना सकते क्योंकि एक तरीके से आप बैरियर कर रहे हो उनकी एंट्री के लिए इनडायरेक्टली। तो फाइनली सोल्यूशन ये निकला कि यहाँ पर लगानी पड़ा उनको एक अलग से गेट, और ये अलाउ करना पड़ा कि चलो वो बीच का रास्ता निकाला क्योंकि वो तैयार नहीं हो रहे थे दीवार को हटाने के लिए, और फिर गेट लगाया यहाँ पर। तो वो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को आपने इंश्योर किया, क्योंकि लिबर्टी भी हैम्पर हो रही थी और इक्वालिटी भी हैम्पर हो रही थी। लिबर्टी ऑफ दीज पीपल टू वर्शिप इन अ पब्लिक प्लेस जैसे टेम्पल, और इक्वालिटी हैम्पर हो रही थी क्योंकि अगर केवल वो इस जाति से और इस वजह से वो दीवार उनको बैरियर कर रही है, उनकी एंट्री कम हो जाए, तो इक्वालिटी के खिलाफ है। तो ये एग्जीक्यूटिव ने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक तरीके से यहाँ पर इंश्योर किया। ये बात क्लियर है? वन स्टूडेंट इज सेइंग, क्या सर हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहेंगे? मुझे आप ये बताइए, इस पूरे एक्शन में मैंने एग्जीक्यूटिव एक्शंस की बात की है, लेजिस्लेशन की बात की है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ बनाना। क्या एसडीएम जो थी वहां पर, क्या वो लॉ बना सकती थी? नहीं। लॉ कहाँ बनेगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनेगा या पार्लियामेंट में बनेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आप यहां नहीं लगा सकते, ठीक है ना? उत्कर्ष इज आस्किंग, सर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इज दिस लैंड प्राइवेट? नहीं, उनको मंदिर ट्रस्ट में उसको रजिस्टर कराना होता है, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गई अब, ठीक है? तो आप में से कितने लोगों ने रीड किया था इसको, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को? यस नो, यस नो यहां पर दिया हुआ है। अब कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, हम उनका मतलब समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहीं से आया, जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा के पॉइंट से, सबरीमाला और जो विमेन राइट्स पर बात हुई। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो विद इन द डिस्कशन भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है ना? जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट है, यहाँ पर उन्होंने एनफोर्स इस वे से किया। उन्होंने कहा कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन नॉट बी लिमिटेड बाय पब्लिक मोरालिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है। कारण ये कहा जाता है कि भाई मोरालिटी अल्टीमेटली सोसाइटी की मोरालिटी ही लॉ में रिफ्लेक्ट होती है। तो जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि भाई पब्लिक मोरालिटी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बन सकती है, लेकिन लिमिट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पब्लिक के लिए जो चीज मोरल हो वो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड प्रिंसिपल लिबर्टी इक्वालिटी के खिलाफ हो। तो फिर हम कैसे लिमिट कर देंगे? लिमिट करने लग गए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी जो है वो तो एक सेक्शन की मोरालिटी बन जाएगी फिर, तो है कि नहीं? तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी अपने आप में एक बड़ा टर्म है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन से भी इलैबोरेटेड टर्म है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको तो रिफ्लेक्ट करता ही करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। और आइडियल्स तो प्रोविजन से बड़ी चीज होती है। आइडियल का मतलब तो होता है फिलॉसफी, राइट? और प्रोविजन का मतलब होता है स्पेसिफिकली कुछ लिखा हुआ है, राइट? तो इसी वजह से मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पब्लिक मोरालिटी से भी वाइड है, लिमिट नहीं कर सकता पब्लिक मोरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से भी वाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सीमित और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वाइड, क्योंकि वो उस एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है, उन आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क चाहते थे कि भारत में हो, राइट? यस, यू कैन से दैट नीलेश, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का स्कोप ज्यादा है। वन स्टूडेंट इज आस्किंग, सर अगर कुछ न्यू आ गया लाइक सोशल मीडिया, तो उसमें डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बढ़ जाएगी या बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन, कि क्या यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल? मैं आपको एक और एग्जांपल दूं स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन से। आप इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते थे
कि सर इन पास्ट few years we have seen a debate related to morality versus creative liberty. ये इंपॉर्टेंट डिबेट है आपकी, एंड यू शुड नो वेयर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन दिस पार्ट एंड वेयर जुडिशरी स्टैंडिंग. समझते हो, मोरालिटी वर्सेस क्रिएटिव लिबर्टी. यानी कि एक तरफ है क्रिएटिव लिबर्टी जिसमें कि कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो चीज़ ऑब्सीन लगती है. जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ये केस चल रहा था, रणवीर सिंह. सो रणवीर सिंह का फोटोशूट था, आप में से किसी ने देखा था? सब कह रहे हैं फोटोशूट इन्होंने देखा था. जी ठीक है. तो फोटोशूट जो है वो जो न्यूड फोटोशूट रणवीर सिंह ने कराया था किसी मैगजीन के लिए, तो उस पर इशू उठा कि दिस इज इमोरल, ऐसा कैसे छप सकता है भारत में, राइट? तो ऐसे में ये इशू उठा कि एक तरफ मोरालिटी है, लेकिन जब आप ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाते हो कि ऑब्सीन है, मोरालिटी के खिलाफ है, तो कहते हैं यार ये हमारी क्रिएटिव लिबर्टी है. क्रिएटिव लिबर्टी यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी भी तो दी है, और फोटोशूट भी एक तरीके से एक्सप्रेशन है. और ऐसे में अगर किसी फोटोशूट से वी आर नॉट एक्चुअली हैम्परिंग पब्लिक मोरालिटी, तो क्या दिक्कत है? तो वो कहते हैं कि नहीं, पब्लिक मोरालिटी तो हैम्पर हो रही है, ऑब्सिनिटी है. लेकिन ऑब्सिनिटी का क्लियर डेफिनेशन कि क्या होगी ऑब्सिनिटी, यहां पर भी इशू है, राइट? सेकंड, एक और इशू था, ये वाला इशू जो आपकी ओटीटी एप्स हैं, ओटीटी एप्स वर्सेस फिल्म्स. तो फिल्म्स में आपका सीबीएफसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. तो ऐसे में वो कई सारी मूवीज में ना कट करा देते हैं कि ये नहीं, अगर ये करोगे तो फिर अलाउ नहीं करेंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे. लेकिन ओटीटी एप्स वहां पर भर भर के गालियां चल रही हैं, और उसी वजह से कई सारे लोग तो टीवी सीरीज देख रहे हैं, मिर्जापुर और सेक्रेट गेम्स और कई सारी टीवी सीरीज, राइट? गाली गलौज चल रहा है पूरा. तो ऐसे में फिर वो डिबेट आ जाती है, राइट? तो एक तरफ तो लिबर्टी है, वो भी भाई है लिबर्टी, लेकिन एक तरफ फिर मोरालिटी है. तो यहां पर एक ये इशू आ जाता है. अब मुद्दा ये है कि यहां पर फिर क्या मॉरल है और क्या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगी हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. उनको डिफाइन करना पड़ेगा. और क्या ये डेफिनेशन विद टाइम चेंज हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो सकती है, क्योंकि कहा ना, इट इज बियॉन्ड प्रोविजंस. Obscenity is not defined. What is obscenity for few people may be art for others. भाई कुछ लोगों के लिए जो चीज ऑब्सीन है, दूसरे लोगों के लिए वो कला है. तो अब जिनके लिए वो कला है, जिनके लिए वो आर्ट है, जो प्रेज कर रहे हैं आर्ट, न्यूडिटी को, तो आप तो फिर उसकी लिबर्टी पे सप्रेस कर रहे हो. तो जो उसका रिलेशन है स्टेट के साथ, जहां पर वो अपनी लिबर्टी से अपने पोटेंशियल को एक्सपेंड करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा बेचारा, राइट? तो यहां पर इशू बन जाता है, राइट? यस, इट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम. हाँ, देयर आर मेनी, वेरी वेल सेड तनु, देयर आर मेनी आर्किटेक्चरल एविडेंसेस एज वेल. फॉर एग्जांपल खुजराहो. सो व्हाट मे बी कंसिडर्ड एज obscenity in present time may not be considered as obscenity, may not be, कि वो obscenity नहीं कंसिडर किया जाता होगा during the rule of चंदेलाज in खुजराहो मध्य प्रदेश. वो उसको आर्ट बता रहे हैं. और यूनिक थिंग इज there's a confluence of this, you can say, अब न्यूडिटी वर्ड पे भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको न्यूडी बोलें क्या, लेकिन there's a confluence between religion, यानी कि spirituality and this nudity. ये पर्सपेक्टिव है. यस, कोणार्क सन टेम्पल, यस, कामा सूत्रा एटसेट्रा, क्योंकि these are not just about sexual relations, this is more than that. लेकिन होता क्या है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, और लिमिटेड जो एस्पेक्ट्स हैं इसके उसी पर लिखा जाता है, उसी पर आर्टिकल्स होते हैं, तो लोगों को केवल लिमिटेड एस्पेक्ट ही पता होते हैं आमतौर पे, राइट? खैर, तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉड आइडिया आपको मिला, राइट? आप जरा इसमें देखिए, रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी डिराइविंग, ये एक बेसिक पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का. क्योंकि मैंने कहा कि ट्रस्ट
स्टेबिलिटी, और ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राइट। तो तभी आ पाएगा जब आप विश्वास जताएंगे कि हाँ भाई जो भी कानून होगा, जो भी अथॉरिटी होगी, हम उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर अंशुमन, आप हो कोई पेंटर, एम.एफ. हुसैन सरीखे, ठीक है, और आप जो है आप अपने राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चक्कर में आप कुछ न्यूड पेंटिंग्स बना रहे हो और उस पर अपलोड हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया आपको कि भाई यू शुड नॉट परस्यू दिस आर्ट, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में दिस इज अगेंस्ट, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है लोगों की मेजरली। तो ऐसे में आपको उन कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी है जिसने डायरेक्शन दी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, क्योंकि सही मायने तभी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहलाएगी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट स्टेट गिविंग डायरेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज ऑल्सो अबाउट पीपल लाइक अंशुमन एक्सेप्टिंग दैट अथॉरिटी, तभी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, राइट। रणबीर सिंह कह रहे हैं सर अंशुमन इज लाइक राजा रवि वर्मा 2.0। ऐसे ऑब्लिगेशन ऑफ द मैंडेटेड अथॉरिटी पब्लिक ऑफिशियल्स टू एक्ट वेल विद इन द सैंक्शन, और जैसा आपको बताया जो यार्डस्टिक्स दी हुई हैं, ऐसे में अथॉरिटीज को भी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि एक वर्ड यूज किया था ना, सेल्फ रेस्ट्रेन, तो ये पॉइंट सेल्फ रेस्ट्रेन बता रहा है। एक स्टूडेंट ने पूछा था सर सेल्फ रेस्ट्रेन ऑन द स्टेट कैसे, क्योंकि स्टेट को भी अपने दायरे में ही काम करना है, राइट। पीपल कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पावर इन देयर अपोजिशन शुड हैव रेवरेंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिविजुअल स्टेट सबका रेवरेंस टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तभी देश चल पाएगा। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से तो कनेक्टेड है ही। सो देयरफॉर फॉर ग्रोटे द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेन प्लुरलिटी, ये दोनों पॉइंट आपको बताया अभी मैंने, बस यहाँ लिखे हैं, तो एसेंशियल मानते हैं इसको। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है, अब मैं इसको जूम इन कर देता हूँ शायद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इम्प्लाइड हार्मोनियस इंटरेक्शन बिटवीन गवर्निंग एंड गवर्न। याद करिए अभी मैंने क्या शो किया था आपको कि देखो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का जो रिलेशन है वो बताती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो स्टेट क्या है? गवर्न करने वाला है, और इंडिविजुअल क्या है? जिस पर गवर्न हो रहा है। तो गवर्निंग और गवर्निंग है स्टेट, और गवर्न कौन है? इंडिविजुअल। तो दोनों का बेसिस क्या होगा रिलेशन का? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कंसेप्ट डिफाइन करता है, इंक्लूडिंग पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिसेंट। अगर कुछ विद्रोह हो आपस में तो पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। पीसफुल सेटलमेंट कैसे होता है भाई? अगर इंडिविजुअल नाखुश है स्टेट से तो जुडिशरी का सहारा ले। इंडिविजुअल आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है और इसकी वजह से इस रिलेशन को हैम्पर कर रहे हैं। जो स्टेट ने कहा है कि भाई ये इंडिविजुअल इसको हार्म नहीं करेगा, तो आपस में अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे को हार्म ना करें। अगर एक हार्म हो गया तो ऐसे में फिर भी कहाँ जाए? जुडिशरी के पास जाए। तो यानी कि ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ आर यू कैन से कंडक्ट इन आर सोसाइटी इज गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? ब्रॉड फ्रेमवर्क विद इन विच इंडिविजुअल एंड स्टेट शुड कंडक्ट देयर फंक्शनिंग इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई बात, राइट। तो मेजर कन्फ्रंटेशन में वायलेंट रिवोल्यूशन में नहीं पड़ना है और इन प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि देखो जो जिम्मेदारी है वो स्टेट पर भी है, इंडिविजुअल पर भी है, सोसाइटी पर भी है, और जहां पर भी गैप होंगे तो गैप हम आगे आगे फिल भी करते रहेंगे। आप कहेंगे गैप कैसे? गैप ऐसे, कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रिंसिपल तो बता दिया, फॉर एग्जाम्पल से रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव लॉ, लेकिन अगर आपने देखा कि some people are actually misusing their positions and they are actually sidelining law, तो ऐसे में अगर उस टाइम पर इसके खिलाफ जुडिशरी एक्शन ले या खुद लेजिस्लेचर एक्शन ले कि some people are in executive and they are doing this, तो एक्चुअल में वो हम क्या कर रहे हैं? वो गैप्स को हम प्लग कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एक्चुअली हम एनफोर्स कर रहे हैं, राइट। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि जो इंडिया एज अ सोसाइटी है ना, वो लार्जली अनडेमोक्रेटिक है इन नेचर। दोबारा सुनिए इस बात को। डॉक्टर बी अम्बेडकर कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी लार्जली अनडेमोक्रेटिक है इन नेचर। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यार ये बात तो आज भी लागू हो रही है? जो बात ये 1950 में कह रहे थे, इंडियन सोसाइटी आज भी लार्जली अनडेमोक्रेटिक है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें नहीं लगता सर, हमें तो पूरा विश्वास है कि डेमोक्रेटिक है सर, अनडेमोक्रेटिक नहीं है, है ना। अच्छा, अनडेमोक्रेटिक नहीं है, जरा ये सोचिए
हमारे देश के किसी एक एरिया में एक नेता खड़ा होता है कुछ लोगों को लेकर, किसी धर्म के, जाति के, किसी गांव के, और वो कहता है कि मैं भी डीएम को और एसएसपी को फ़ोन करता हूँ, और फ़ोन करके वो कुछ गाली गलौज करने लगता है। कोई एरिया का एमपी होता है, किसी अधिकारी को ऐसे वो गाली गलौज करने लगता है, और इससे लोग जो हैं वो इंस्पायर होते हैं कि यार यही है, बस सिस्टम यही है। सिस्टम इज नॉट लॉ, सिस्टम इज नॉट अथॉरिटी, सिस्टम इज दिस पर्सन। एंड इफ दिस पर्सन इज सेइंग कि तुम यार तोड़फोड़ करो, मैं देख लूंगा, एंड पीपल आर कंसिडरिंग यस ये देख लेगा और ये देख भी लेता है, यही बेस्ट है, यही बेस्ट तरीका है, ये क्षेत्र तो ऐसे ही चलता है। तो मुझे बताइए, अगर सोसाइटी में अभी भी इस तरह के एरियाज हैं और इस तरीके के व्यू पॉइंट्स हैं, तो आपको लगता है कि सोसाइटी डेमोक्रेटिक है? नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब है यू रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, यू रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यू रेस्पेक्ट अथॉरिटीज। याद है, मतलब एक फिलोसफी मैंने आपको बताया, सोक्रेटिस क्या बता रहे थे एक टाइम पर, जब सोक्रेटिस को फैसला आया कि भाई आपको जहर का प्याला पीना पड़ेगा, सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आपको निकाल कर ले जाएंगे, आप यहां से एग्जाइल में चले जाइए। सोक्रेटिस ने क्या कहा कि जो एथेंस का कानून है उसके हिसाब से मैंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी, एंड आई फेल्ड, एंड दैट इज व्हाई आई एम गिवन दिस, यू कैन से, पनिशमेंट। तो इफ आई एक्चुअली रिजेक्ट दिस अथॉरिटी, then I'm going to actually create bigger harm to Athens, क्योंकि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दूंगा कि एक्चुअली आप सेलेक्टिव हो सकते हैं whether you should follow the law or not. And the moment people of India actually start getting selective which law they should follow and which law they should not, don't you think it shows कि we are undemocratic? It shows that constitutional morality is not in place when we are selective, कि इसको तो हम मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। yes or not? तो इसमें से बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। सो सोसाइटी डेमोक्रेटिक कब होती है? जब वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे इक्वालिटी। अब अगर सोसाइटी एक दूसरे व्यक्ति को इक्वल नहीं मान रही, उसको इक्वल एक्सेस नहीं दे रही क्योंकि उसकी जाति अलग है, धर्म अलग है, सोसाइटी में कुछ लोग विमेन को इक्वल नहीं मान रहे, उनको लगता है विमेन आर नॉट कैपेबल इनफ, बाहर से हाँ हाँ और वैसे नहीं, दे आर नॉट कैपेबल इनफ, नेचर का रूल है। तो किस बात की डेमोक्रेटिक सोसाइटी भाई, राइट? यानी कि अभी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आने बाकी हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आप अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करते हो, you give commitment to the law, you're not selective. Other democratic values जैसे लिबर्टी, तो आप लिबर्टी को रेस्पेक्ट करते हो दूसरों की, राइट? तो आपको नहीं लगता कि इंडियन सोसाइटी में हाँ अभी भी there are sections, there are areas which are undemocratic? तो इसी बात को वो कह रहे थे। And constitutional morality holds significance in this nation where democracy is merely a top dressing of the soil, on the soil. ये तो स्टेटमेंट आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपसे बता रहे हैं कि देखो कितना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। भारत एक ऐसा देश है कि यहां पर डेमोक्रेसी टॉप ड्रेसिंग है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ अलग है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, लेकिन अगर ट्रू सेंस में फ्रेटर्निटी है, देन व्हाई सो मेनी पॉलिटिशियंस आर मेकिंग करियर ऑन द वेव ऑफ कम्युनलिज्म? अगर ऐसा है तो भाई संप्रदायवाद के आधार पर कितने लोगों ने अपनी राजनीति कैसे चमका ली फिर भारत में? यानी कि सोसाइटी का कैरेक्टर जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक ट्रू डेमोक्रेसी कहती है दैट यू शुड हैव फीलिंग ऑफ वननेस विद द सोसाइटी, देन ओनली यू कैन एक्चुअली एंश्योर कि एक इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सिस्टम की। आप कहेंगे सर पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, नहीं, पॉलिटिशियन क्यों जिम्मेदार होते हैं? जिम्मेदार सोसाइटी है। याद है मार्केट मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स? पॉलिटिशियन तो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट ऐसा ला सकता है क्या जो मार्केट जिसकी मांग ना करती हो? मार्केट मांग करती है धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, तो कहते हैं लो इसी तरह का प्रोडक्ट है आपके पास, उसी हिसाब से फिर वोट बटोरे जाते हैं।
तो यानी कि अगर पॉलिटिक्स में चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की महत्ता को समझना होगा जनता को, राइट? कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि रूल ऑफ लॉ। आप कह सकते हैं लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्ररी एंड नो वन शुड बी सुपीरियर देन लॉ। मतलब अगर आपको अपने लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करते हुए दिखना है, एग्जाम्पल सेट करना है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप डीएम बन गए, लेकिन आप से अगर गलती से रेड लाइट क्रॉस हो जाए तो आप अपना चालान कटवाओ। अगर कोई नहीं कह रहा ना कि नहीं सर आपका क्यों चालान काटेंगे सर, निकलिए, आप एसएसपी हैं जिले के, लेकिन आप बाई चांस हेलमेट पहने बिना निकल गए और आप ऐसे जिले में एसएसपी हैं जहां पर कोई हेलमेट लगाता ही नहीं। कितने सारे एरियाज ऐसे हैं आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपना चालान कटवाओ, तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा कि नहीं होगा कि यार ये अपना चालान कटवाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि लॉ शुड बी सुप्रीम, नो वन शुड बी अबव लॉ, राइट? अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, एंड देयर इज अ लाइन, या वोट देने जा रहे हो एंड देयर इज अ लाइन, तो यू शुड नॉट बी लाइक यार हम आईपीएस है, आईएएस है, हम लाइन में लगेंगे क्या? आप सीधा जा रहे हो, आपको कह रहे हैं आइए सर, आइए सर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तब होगी जब आप इक्वालिटी के प्रिंसिपल को मानेंगे। आप कहेंगे कि नहीं यार, जो लाइन में आगे लगे हुए हैं, मेरे से पहले से आए हुए हैं, वो और मैं इक्वली तो हैं। मैंने केवल एक एग्जाम दिया, इस वजह से मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है तो महत्वपूर्ण पावर भी मिली है, प्रिविलेजेस हैं, घर गाड़ी सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनइक्वल हैं। समझ रहे हैं? तो अगर वो पहले आया तो उसका हक है भाई, वो पहले वोट करेगा। अगर आपको जल्दी थी तो पहले आ जाते, लाइन में लगो वहां पर। तो देन यू कैन एक्चुअली एस्टेब्लिश, यू कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इससे लोगों में इंस्पिरेशन आएगी कि अच्छा यार जब ये भी लाइन को फॉलो करा तो हमें भी करना चाहिए। इसमें कौन सी तारीफ वाली बात होगी कि हम लाइन को तोड़ें और ये करें? तो ये तो इनइक्वालिटी शो करता है, आप अपनी सुपीरियरिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, राइट? और हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं डेमोक्रेसी में। इंडिविजुअल लिबर्टी, किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी सप्रेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जेएस मिल ने भी कहा था भाई, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर एक व्यक्ति भी अपनी बात रखना चाहता है और मेजॉरिटी उसके खिलाफ है तो भी उस व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए बोलने का, हर एक व्यक्ति को। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आप सब में आपको डेवलप करनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम पावरफुल इन लाइफ, पावर टू लिसन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अपने अनुभव से कि लिसनिंग इज एन एट्रीब्यूट विच इज मोस्ट अंडररेटेड इन ह्यूमन सोसाइटी, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने लिखना सीखा, आपने बोलना सीखा, सुनना सीखा है कभी? नहीं। मान लिया गया कि अगर ये ईयर्स हैं और टैप करती बच्चा इधर देख रहा है तो सुनना तो उसको आता है, लेकिन सुनना अपने आप में बहुत गहरी एक्चुअली एट्रीब्यूट है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लिसन। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखिए रोज क्लास में आते हैं टाइम पे, आपको सुनते हैं। आपको लगता है आप मुझे पूरा तरह सुनते हो, लेकिन पूरी तरह शायद नहीं सुनते। द रीजन इज एक्चुअली ह्यूमन रेस है ना, अभी सुनने में उतनी डेवलप नहीं हुई। इसका कारण है क्योंकि हम एक्चुअली सुनते भी सिलेक्टिव हैं। जैसे मैं जो बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में बातें चल रही है और आप अपनी एक स्टोरी से उसको रिलेट कर रहे हो कि अच्छा ये चीज सर ने बोली, अच्छा ये चीज वहां लग रही है। तो उस बीच हो सकता है जो मैं आपको जिस गहराई से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं आप उसको सेलेक्टिवली लेते हो। इमैनुअल कांट इस बात को कहते हैं कि हम ना, एक झिल्ली होती है हमारे बीच में, एक मेम्ब्रेन होती है, और हमेशा हम दूसरों को उस मेम्ब्रेन से छनकी चीजों को एक्चुअली समझते हैं और सुनते हैं। लेकिन अगर आप सुनना शुरू कर देना लोगों को, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, तो आप कुछ बेहतर सॉल्यूशंस ले आएंगे, आपके एक्शंस बहुत रिफाइन हो जाएंगे, पावर आ जाएगी आपकी लाइफ में। और उसके लिए जरूरी है कि अगर इंडिविजुअल लिबर्टी को आपको प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल लिबर्टी की महत्ता क्या है। तो दूसरे की बोलने के अधिकार को भी तभी समझोगे जब आप सुनने के लिए तैयार होगे, राइट? Most of the time you are actually bombarded with the ideas which is being presented in the media or some channels, something that you have lost your ability to listen, and that is why specifically in context of India we are actually losing the importance of individual liberty. And you know, individual liberty is connected to tolerance, and there cannot be any stability,
कोई भी समाज में स्थिरता हो ही नहीं सकती, स्पेसिफिकली जो हेटेरोजेनस समाज है जिसमें टॉलरेंस ना हो। और टॉलरेंस तक पहुंच सकते हो क्या जब तक सुनना ना शुरू करो? नहीं। तो महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट? सम स्टूडेंट्स आर, वन स्टूडेंट इज सेइंग कूट कूट कर भरी हुई है सर लिसनिंग क्वालिटी। ग्रेट। डिपेंड करता है आप किसको लिसनिंग क्वालिटी समझते हो। लिसनिंग क्वालिटी का मतलब केवल ये नहीं होता कि जो कहा जा रहा है केवल आप उन शब्दों पर ध्यान दे रहे हो, उस जगह जो मर्म है उसको ध्यान देना, वो लिसनिंग क्वालिटी होती है। ठीक है, आपकी लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर आप सुनना शुरू कर दो। आपके आसपास कितने लोग आपको कहते होंगे तुम सुनते नहीं हो हमारी, सुनते नहीं हो हमारी, और आपको लगता है क्या बकवास बात है, मैं सुनता तो हूं, लेकिन वास्तविकता में जो मर्म है उसको नहीं सुन पा रहे हो आप, इसी वजह से प्रॉब्लम है। खैर, राइट टू इक्वालिटी बताया आपको, अभी एग्जाम्पल दिया। बीइंग अ सिविल सर्वेंट स्टिल यू शुड एक्चुअली गिव प्राइमेसी टू इक्वालिटी, राइट? यू आर इक्वल टू एवरी अदर इंडिविजुअल। एक गरीब जो लेबरर है और आप एक IAS अधिकारी हैं, लेकिन आपको जब पब्लिक स्फेयर में है तो यू शुड ट्रीट दैट पर्सन विद डिग्निटी, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल हो आप। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस एक्सप्रेशन, ये लिबर्टी से ही कनेक्ट करता है। हर किसी को है अपने आप को अभिव्यक्त करने की चॉइसेस मिलनी चाहिए। प्रेम्बल भी सोर्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का, सोशल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये दोनों क्यों कहा? क्योंकि सोशल जस्टिस आना जरूरी है। अगर समाज में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर रही हैं तो मुझे बताइए लोगों का ट्रस्ट सिस्टम में होगा क्या? नहीं होगा। और लोगों का ट्रस्ट सिस्टम में नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहां पर लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर जुडिशरी केवल लिमिटेड रहती टिल दिस प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि हम लॉ के कंटेंट को, सब्सटेंशियल एस्पेक्ट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल देखेंगे प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं किया एग्जीक्यूटिव ने, तो अगर जुडिशरी का चेक केवल एग्जीक्यूटिव तक रहता तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन्फ्लुएंस ना हो पाती। तो एक्चुअल में जो लेजिस्लेटिव है जिसका काम है कानून बनाना, तो वो कानून क्या बना रहा है, क्या वो रेशनल है, फेयर है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से है, ये भी इंश्योर करना जरूरी था। तो इस वजह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट? सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? ये यूएस से ली गई डॉक्ट्रिन है जिसमें जुडिशरी अब यानी स्पेशली मेनका गांधी केस के बाद कानून पर भी क्वेश्चन कर सकती है कि कानून का जो कंटेंट है वो फेयर है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से बना है कि नहीं, राइट? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो एक तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकलती है। हम कंटेंट को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं जा रहा, राइट? साइलेंट फीचर्स क्या हैं? ये साइलेंट फीचर्स हैं। अब कई सारी चीजें ना आप सिमिलरिटीज देखोगे क्योंकि जहां से सोर्स निकले हैं वहीं से फीचर्स बने हैं। अब आप देखना यहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये तो क्लियर हो गया। मैं कमिटमेंट टू लिबर्टी, ये फीचर है, लिबर्टी को कमिटमेंट करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, रेस्ट्रेंट्स को कम करना, चॉइसेस को बढ़ाना। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी एंड इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उससे जो स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, उसको मानना होगा, राइट? अगर आपकी कुछ शिकायत है उससे तो यू शुड गो थ्रू द चैनल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको किसी कानून से दिक्कत है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिक्कत है, तो रूट अपनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर वो रूट आपको लग रहा है देरी कर रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा, तो फिर उस रूट को अपनाओ जो रूट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कैंपेन खड़ी करो, प्रेस का इस्तेमाल करो, लेकिन रूट वही अपनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर आप वायलेंस करोगे तो ऐसे में अनस्टेबिलिटी आएगी, उससे खासा नुकसान होगा, केवल आपको नहीं समाज को। तो रूल ऑफ लॉ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज सेल्फ रेस्ट्रेन। अब आप कहेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे? वो इस वजह से क्योंकि मैंने कहा स्टेट, सेल्फ रेस्ट्रेन, प्लूरलिज्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर अभी हम डिस्कस भी करेंगे, अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में वही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मॉडल को अपनाया था। रेस्पॉन्सिबल क्यों? क्योंकि केंद्र में सरकार तभी तक रह सकती है जब तक लोकसभा में उसके पास मेजॉरिटी है, और लोकसभा में जो सवाल उठते हैं, जो डिस्कशन डेलिब्रेशन होता है, तो उसके थ्रू आप जो है पब्लिक स्फेयर में दबाव बना सकते हो सरकार पर। इस पर एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि आईएनसी के पास भले ही मेजॉरिटी है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास भले ही मेजॉरिटी है,
लेकिन डेमोक्रेसी में डिसेंट का होना बड़ा आवश्यक है। डिसेंट समझते हो? असहमति। यानी कि अगर केवल आप समझते हो कि सब आपके साथ सहमत रहें और आप बहुत ही अच्छा कर लोगे, नहीं। यू नीड पीपल इन योर लाइफ जो आपसे असहमत होते हो, क्योंकि जब वो आपके साथ डिसेंट रखेंगे तभी आप कुछ नया सीख पाओगे। आपकी हाँ में हाँ मिलाने और आपको ही वाह क्या बात है तुम ही ज्ञानवान हो तो बढ़ थोड़ी ना पाओगे आप, राइट? तो इसी वजह से इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू शुड चेंज द रूम। अगर आपको लगता है आप ही सबसे समझदार हो अपनी उस रूम में, तो अब आपको नए रूम में जाने की जरूरत है जहां पर आपसे ज्यादा समझदार हैं और आपकी बात पर भी वो एक वैलिड कटाक्ष रख सकते हैं। तो इनका कहना था कि डेमोक्रेसी में ज़रूरी है, और इसी वजह से उस टाइम पर वो कहते थे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी जो एसेंस है वो है डिस्कशन डिबेट। वो कहते थे भले ही इस बिल के लिए हमारे पास पूरी मेजोरिटी है मेजोरिटी, लेकिन फिर भी डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए। एंड इवन द एमपीज फ्रॉम विद इन द पार्टी शुड एक्चुअली क्वेश्चन देयर ओन मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंटेड दैट बिल। कटाक्ष करो उस पर। भाई इसी वजह से तो आप रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, तभी तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी। तो ये आइडियाज जो हैं वो ज़रूरी थे और अब भी ज़रूरी हैं, राइट? तो क्योंकि अगर स्टेट कुछ ऐसा एक्शन लेगी जैसे लिबर्टी कर्टेल होगी तो कम से कम उस पर कटाक्ष आ सकता है, राइट? नाउ इट इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर डीवी श्रवण कुमार कह रहे हैं कि सर इसी वजह से मैंने अपने सब फ्रेंड्स को छोड़ दिया है। अच्छा चलिए, खैर, इट एश्योर्स दैट ऑल इनइक्वालिटी इज एलिमिनेटेड बाय इट फ्रॉम द सोशल मिलियू। तो सोल एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, और इसी के थ्रू जो इनइक्वालिटी वो एलिमिनेट हो सकती है। जुडिशरी टू टेक स्टेप्स, ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, ये मैंने बताया कि जुडिशरी एक्ट करती है, जो मैंने अभी समझाया था ना आपको बैकग्राउंड में लिखकर, उसी को पॉइंट में यहाँ पर बताया हुआ है। ये मैंने आपसे पॉइंट पूछा था अभी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से लिमिट होती है? नहीं। मैंने कहा था उससे ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बताया था आपको। पब्लिक मोरालिटी से लिमिट होती है? नहीं, राइट? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड परफेक्ट रेमेडी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंस। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं पर साइलेंट भी है, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की वजह से नई डॉक्ट्रिन्स निकलती हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन बन गई है कि नहीं? अच्छा मुझे बताइए, क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रद्द की जा सकती है बाय सुप्रीम कोर्ट? कैन सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एनफोर्स करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाए। भाई केशवानंद भारती केस में वो इसलिए लाए कि भाई फंडामेंटल राइट्स को एवरेज करने पर तुली हुई थी सरकार। गोलकनाथ केस में 1967 में कहा कि नहीं, आप एवरेज नहीं कर सकते भाई, सैंक्रोसेंट है फंडामेंटल राइट। 25th अमेंडमेंट आया, 24th उन्होंने आर्टिकल 13 को में सब क्लॉज ऐड कर दिया, 368 में ऐड कर दिया, कहा कि हम तो अमेंड कर लेंगे फंडामेंटल राइट को, और आप जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख दिया उसको, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। केशवानंद भारती केस ने एक तरीके से बचाया यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को, कहा कि इसको आप अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ नहीं खेल सकते। मुझे बताइए अंशुमन, क्या बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को हटाया जा सकता है? हाँ, हटा सकते हैं। लार्जर बेंच हटा सकती है, लेकिन जैसे 13 बेंच का था, तो उस 13 बेंच से ज्यादा बड़ी बेंच जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हटा सकती है, राइट? लेकिन अभी प्रेजेंटली ऐसा नहीं लगता कि हट जाए, क्योंकि उसके बाद कितने सारे केसेस आए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के बाद, मतलब 1950 के बाद 1973 सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट था जो जुडिशरी के थ्रू आया। लेकिन हट सकता है क्योंकि खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकती है, राइट? कृष्णा कह रहे हैं सर बट वो तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। खिलाफ इस वजह से होगा ना क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। तो अगर लार्जर बेंच कहे कि हम इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ही रद्द करते हैं तो हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि होगा, ठीक है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, ठीक है? लीगल प्रोसेस है, ठीक है?
सोर्सेज क्या है, मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट सोर्सेज हैं, डीपीएसपी सोर्सेज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज सोर्सेज हैं, और कितने सारे केसेस के थ्रू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बताते रहते हैं कि भाई ये मॉरल है, ये इमोरल है, राइट। क्लियर है बात। तो मॉडर्न डे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। एग्जाम्पल दिया था आपको जैसे सबरीमाला केस, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, बताया था ना आपको, कहीं पर अगर रिलीजन से रिलेटेड राइट्स और आपके इंडिविजुअल वाले फंडामेंटल राइट अगर आमने सामने हो जाए तो कौन ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के सिद्धांत के द्वारा ही ये समझ पाए, ठीक है। सबरीमाला केस में ये बताया 14, 21, जैसे 25 सामने आ गया था। फिर इसके बाद कुछ और जजमेंट जैसे केशवानंद भारती केस, अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी थी। ऐसे आपका नास फाउंडेशन केस, ट्रांसजेंडर वाला इशू, तो भाई ट्रांसजेंडर ये एक नेचुरल एक्चुअली जेंडर है, राइट, नेचर ने ऐसा बनाया है। तो क्योंकि सोसाइटीज हेट्रोजेनस है और क्योंकि ट्रांसजेंडर्स माइनॉरिटी में है, तो क्या केवल इस वजह से इनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? फॉर्म्स में केवल पहले मेल फीमेल होता था, तो ये जेंडर्स के जो थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर के लिए तो गलत थी बात, राइट। और जब मैं ट्रांसजेंडर कहता हूं तो ट्रांसजेंडर पे समझ भी हमारी बहुत सीमित होती है। उसका कारण ये है कि ट्रांसजेंडर एक यू कैन से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं बन पाई समाज में, और इस वजह से बराबरी का दर्जा नहीं मिला। हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकली अवेयर होना, पॉलिटिकली एक्टिव होना, यह जरूरी है किसी भी समुदाय के वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए। अब क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एजुकेशन से दूर रही, समाज ने तिरस्कार किया, तो इस वजह से वो कभी भी उतनी ऑर्गेनाइज होकर अपनी आवाज को नहीं रख पाई। इस वजह से कानून में, नीतियों में उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। एक्चुअली मुझे भी ट्रांसजेंडर पर इतनी मतलब पहले तो उतना ही समझ में आता था भाई जितना हमें पता है न्यूज़पेपर, आर्टिकल, बुक्स। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट इन अ एक्चुअली कॉन्फ्रेंस विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली डायलॉग कमीशन। तो दिल्ली डायलॉग कमीशन एक थिंक टैंक है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो जब मैं वहाँ पर गया तो कॉन्फ्रेंस टेबल के उस साइड वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, पूरे दिन का प्रोग्राम था। तो पता लगा कि एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स में भी इतने सब पार्ट हैं, ट्रांस फेमिनाइन, ट्रांस मैस्कुलाइन, कुंतीज, इतने सारे पार्ट हैं। इट्स लाइक अ फ्लो चार्ट। और अलग अलग तरह के ट्रांसजेंडर कहते हैं कि हम में भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं, लेकिन उसको समाज जानता ही नहीं है। और फिर उन्होंने अपने दर्द बताया कि देखो कई बार आधार कार्ड नहीं बन पाता, क्यों नहीं, क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स ने बाहर कर दिया था, तो पेरेंट्स का ही हमारे पास आईडी नहीं है, पेरेंट्स की आईडी नहीं है, तो आगे की आईडीज नहीं बन पा रही, आगे की आईडीज नहीं बन पा रही, तो सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, ना पढ़ पा रहे, ना नौकरी कर पा रहे। तो समाज में ही है, लेकिन फिर भी नहीं उनको बराबरी के अधिकार मिल रहे। तो मुझे बताइए, क्या जब हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल मेल और फीमेल के लिए है या एवरी इंडिविजुअल के लिए, एवरी इंडिविजुअल विच हैज एक्चुअली हु आर born in India and entitled to be citizen of India, सबके लिए है। लेकिन फिर एक अगर तबका बाहर रह जाता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा गैप है, राइट। तो ऐसे में रिकॉग्नाइज किया गया कोर्ट द्वारा। तो यानी कि कोर्ट एक तरीके से यहाँ पर एनफोर्स करिए ना कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को, उन भूलों को सुधार रही है जो समाज में पहले से ही व्याप्त हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली केस यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि सवाल ये उठा कि अगर एलजी सबसे ज्यादा पावर ले लेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता का विश्वास उस सरकार में, एमएलएस में और मंत्री में, वो कम हो जाएगा। तो ये केस आया था 2018, याद होगा आपको, नहीं याद है तो बता दूं। आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AB, ये दो आर्टिकल्स एक्चुअली कनेक्ट करते हैं विद दिल्ली। दिल्ली जिसको पहले यूटी ऑफ दिल्ली था, फिर एनसीटी ऑफ दिल्ली बना 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। कहता है कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पर कानून बना सकती है। एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, PPL आप याद रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद सवाल उठा कि जब हम पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड कह रहे हैं, तो पब्लिक ऑर्डर का मतलब सर्विसेज डिपार्टमेंट भी है, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ IAS ऑफिसर्स विद इन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज नॉट, शुड नॉट बी पावर ऑफ दिल्ली CM. It should be in concurrence, mandatory concurrence with LG. तो यहाँ पर ये इशू उठ गया। तो वहाँ पर एक्चुअली ये कहा गया कि देखो there should be balance between the power of LG and CM and we should know कि अगर हमने जनता को वोट देने का अधिकार दिया, MLA दिया और उससे बनी सरकार है, तो सरकार को इतनी पावर तो दो कि वो जो वादे करके आई है तो वो वादे पूरे कर सके।
ऐसे ही ये सबरीमाला इशू था, वो तो मैं बता दिया आपको। अब ये सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस में जो आपको अभी बताए थे ना प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ, तो बस उसके फायदे दिए हुए हैं। तो हमारे डिस्कशन से बिल्कुल क्लियर है, आप बस इसको रीड कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि भाई इससे ही सोसाइटी में कोऑपरेशन डेवलप होगा। कोऑपरेशन डेवलप होगा तभी सोसाइटी ग्रो हो सकती है, तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन की एस्पिरेशंस थी कि ये वादे हैं ये पूरे होंगे, वो एस्पिरेशंस फुलफिल हो सकती हैं। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो इमोरल थी वो हट सकती हैं, जैसे सती प्रथा पहले ही हटी थी, फिर भी कुछ प्रैक्टिसेस पता लगी तो हटती हैं, चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा, तो ये सब हट सकते हैं। ऐसी अभी मैंने बताया LGBTQ कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, तो इस कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो भी इंश्योर किए गए। ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से निकलता है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल से निकलता है, राइट। कई बार जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उसको बराबर का अधिकार देना समाज में डर पैदा करता है, क्योंकि कोई भी समाज एस्टेब्लिश्ड पैराडाइम से जब ट्रांजिशन लेता है तो आसान नहीं होता, उसका विरोध होता ही होता है, राइट। तो ऐसा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी समाज का जो पैराडाइम है मोरालिटी का, उसके बाहर कुछ इंटरप्रिटेशन देकर समाज को इस ट्रांजिशन के लिए तैयार करता है, राइट। अब क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म एक तो यह है कि एक कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी शब्द का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो चीज़ मेंशन नहीं होती तो कई बार उसके इंटरप्रिटेशन का मिसयूज भी हो सकता है। कोई एक ऑर्गन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है ऑन दिस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, जैसे कि क्या कहा जाता है, जुडिशरी बढ़ा सकता है। ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी अगर एनफोर्स की जाएगी जुडिशरी द्वारा या लेजिस्लेचर द्वारा, तो एक्चुअली वो उतना रिजल्ट नहीं लाएगी जितना समाज में ऑर्गेनिक रूप में डेवलप हो। ये वेस्टर्न आइडिया भी है। वेस्टर्न आइडिया कहता है कि देखो, जब समाज में कोई चीज़ों की मांग उठती है और वो उसके बाद कोई कानून आता है तो बेहतर समाज में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लीजिए समाज में एक बड़ी मूवमेंट बन जाती कि भाई जितनी भी विमेन सब्जुगेशन वाली प्रैक्टिसेस हैं या ऐसे कानून हैं, हम सब ने उनको गिन लिया है और आवाज़ उठाई है, तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना फिर भी आसान है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे निर्भया जो केस हुआ था, तो निर्भया केस के दौरान आपने देखा था कितना अप्रोर था पूरे देश में, दिल्ली में कितना यहाँ पर मूवमेंट चल रही थी। जो मूवमेंट थी क्या वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट थी? नहीं, कितने सारे समाज के लोग थे, बूढ़े बच्चे सब आ रहे थे, और एक कॉन्शियस एक्चुअली डेवलप हुई थी कि भाई कई सारे जो कानून हैं उसमें गैप है, और कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें भी गैप है, और कहीं ना कहीं समाज में भी बीमारी है ये मानसिकता की दैट मैनी रेप्स अकर जस्ट टू एक्चुअली टीच अ लेसन टू वुमेन, मतलब दिस इज नॉट एन आउटकम ऑफ लस्ट। वहाँ पर भी जो रेप हुआ तो उसमें मानसिकता क्या थी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूम रही है, इसको तो लेसन देना पड़ेगा। भाई तुम कौन हो रहे हो लेसन देने वाले? यानी कि एक आइडिया है ना जो समाज में व्याप्त है, और ये आइडिया अगर है तो आइडिया कहाँ है? आइडिया समाज में ट्रेवल करता है। ट्रेवल कैसे करता है भाई? फैमिलीज के थ्रू ट्रेवल करता है, मूवीज के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू ट्रेवल करता है, आपके जोक्स के थ्रू ट्रेवल करता है। तो अगर ये जो जोक्स हैं, मूवीज हैं, गाने हैं, जिसमें एक्चुअली ये चीज रिफ्लेक्ट की जा रही है दैट मैन इज हियर टू टीच लेसन टू वुमेन एंड दिस इज मैनलीनेस। मैनलीनेस का मतलब ये है, तो मैनलीनेस की जो परिभाषा है, मर्द होने की जो परिभाषा है, ये ट्रैवल कर रही है समाज में, और ये बच्चा अपने परिवार में देख रहा है कि पापा इस तरीके से बिहेव करते हैं। आप देख लो, आप में से 90% लोग अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कितने सारे जो आपके बिहेवियर पैटर्न हैं या तो आपके पापा के हैं आप में या मम्मी के हैं, अब सबकॉन्शियसली आपने अपना लिए हैं। आप देखो, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, थोड़ा सिंसियर रहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपने अपने पापा को ऐसे करते हुए देखा और पापा की इस बात से इज्जत देखी आपने। आप में से कई लोग जॉली हैं क्योंकि आपने देखा है मम्मी या पापा ऐसे हैं, तो आपने कहा यही बेस्ट वे है। तो सबकॉन्शियसली आइडियाज ऑफ लिविंग दे आर ट्रेवलिंग विद इन सोसाइटी थ्रू फैमिलीज, थ्रू दीज मूवीज, सॉन्ग्स, जोक्स एटसेट्रा। आप देखते हो समाज में अलग अलग समय में टाइप ऑफ मूवीज, टाइप ऑफ सॉन्ग्स भी चेंज होते हैं क्योंकि समाज बदल रहा होता है।
तो ऐसे में अगर हम इस प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो इन प्रॉब्लम के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी यार, काउंटर आइडियाज चाहिए अब हमें, यानी आइडिया ऑफ मैनलीनेस नीड टू बी चेंज्ड, राइट। तभी आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लॉज हैं, उसमें बदलाव करा पाओगे, राइट। तो फिर अब ये जब अप्रोर होता है और उसके बाद डिमांड उठती है, तो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एनफोर्स होती है ना, तब कानून में भी होती है, मूवीज में भी होती है, सॉन्ग्स में भी होती है, हर जगह होती है। ऐसे सॉन्ग्स फिर नहीं चल पाते तो जाहिर सी बात है जो सॉन्ग क्रिएटर्स उनको नए तरह के सॉन्ग्स लाने होते हैं। ऐसी मूवीज नहीं चल पाती तो समझ पाते हैं यार ये मूवीज नहीं चलेंगे, अब दूसरी मूवीज लानी पड़ेंगी, राइट। तो ये चीजें हमें मतलब ये कहता है ऑर्गेनिकली डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, rather देन एनफोर्स। तो एक क्रिटिसिज्म करता है इस बात का कि जैसे जुडिशरी एनफोर्स करी, दैट इज रॉन्ग, राइट। प्रियांशु भार्गवी सिंह, PSR इज चेंजिंग आवर व्यूज, डायलॉग्स एंड डिस्कशन होती है अब घर में क्लास के बाद, दैट्स गुड। नाउ वन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एग्जिस्टेंस इज सेपरेशन ऑफ पावर। ये तो मैंने आपको बताया कि देखो जुडिशरी अगर बहुत ज्यादा एक्ट करेगी तो एक तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर आएगा कि दे आर रिडंडेंट, एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। तो डेमोक्रेसी में रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी सब पर है। फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हो अगर लेजिस्लेचर जनता की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे? तो सिस्टम डेवलप होना चाहिए। आप कहेंगे सर अच्छा काम होना चाहिए ना, जुडिशरी करे, एग्जीक्यूटिव करे, लेजिस्लेचर करे, क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि इस बहाने जुडिशरी के पास इतनी पावर आ जाएगी कि आपने देखा 4-5 फैसले बहुत अच्छे हुए, लेकिन ऐसा हो सकता है 2 से 4 फिर फैसले ऐसे कर दे कोई जुडिशरी, कुछ बेंच, कुछ जजेस, जो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव, और अगर वो आइडियाज फेल हुए तो उनका कुछ जाने नहीं वाला, क्योंकि दे आर नॉट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको चुनाव तो लड़ना नहीं है, वो रिटायर होंगे, अब फिर भी लैविश लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं करते, काउंटर प्रोडक्टिव होता है, तो उनकी चुनावी करियर पर फर्क पड़ता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दे शुड बी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इट शुड नॉट हैपन लाइक हैपनिंग नाउ। प्रमोशन ऑफ क्योंकि जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। और देखिए के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल, ये क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज डेंजरस फॉर द कंट्री। वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे एक्चुअली थर्ड पार्लियामेंट चैम्बर बन रहा है। मतलब कि एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा है, एक सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट चैम्बर बन रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन फेमर्स चाहते थे कि पार्लियामेंट का मतलब है जहां पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, सुप्रीम कोर्ट में जनता के रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना, लेकिन वो भी वहां से कानून बना रहा है एक तरीके से, जब डायरेक्शन दे रहा है, इंटरप्रिटेशन दे रहा है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, तो वो इसको डेंजरस मानते हैं। तो क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट आएगा तो इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को जरूर यूज करिएगा। तो अंततः हम क्या कह सकते हैं, जितना हमने अभी तक सीखा, कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की जरूरत है कि नहीं? भाई बिल्कुल जरूरत है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली तभी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, चाहे वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो पाएंगे। जरूरत तो है इसकी। तभी जो एस्पिरेशंस हैं, आइडियल्स हैं, वो फुलफिल हो पाएंगे। अवेयरनेस आ पाएगी कॉमन पब्लिक में। आपको नहीं लगता कि कई बार वी आर नॉट दैट मच अवेयर टिल द पॉइंट एक्चुअली इट बिकम्स अ न्यूज ड्यू टू सम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन? आप में से कितने लोगों को पता था कि ऐसे भी भारत में टेम्पल्स हैं जहां पर एक एज ग्रुप की महिलाएं एंटर नहीं कर सकती? ईमानदारी से बताइए, पता था क्या? यस और नो? ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। कई लोगों को इतना पता होता कि जो मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम होता है उसमें एंट्री नहीं करती, लेकिन मेंस्ट्रुएशन एज इज अ डिफरेंट थिंग, कि महिलाएं एंट्री ही नहीं कर सकती, राइट। तो वो तब पता लगा जब ये केस बना, फिर आवाज उठी इस पर। कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली पूरी तरह अवेयरनेस थी विद रिगार्ड टू मुस्लिम पर्सनल लॉज, विद रिगार्ड टू दिस फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक, कि भाई हिंदू अगर महिला अगर डाइवोर्स होगा तो एलिमनी मिलेगी, लेकिन अगर मुस्लिम महिला सेपरेशन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो एलिमनी नहीं मिलेगी, उसे कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। तो नहीं पता था। अवेयर कब हो पाए? जब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एनफोर्स किया गया थ्रू दीज केसेस, तो पब्लिक अवेयर हो पाई। और पब्लिक की अवेयरनेस होने से एक्चुअली सोशल
डिबेट होती है, कंसेंसस डेवलप होता है कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि अगर सोसाइटी सही और गलत के बारे में अवेयर ही नहीं है तो मुझे बताइए गलत कभी भी रुक सकता है क्या? रुक ही नहीं सकता। दैट्स अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर यू। आप गलत को गलत देखोगे ही नहीं, क्योंकि उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ कि ये क्यों गलत हो सकता है। कई बार क्यों गलत हो सकता है भी तब पता लगता है जब डिस्कशन डिबेट होने लगती है, राइट? तो यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटिमेंट है जो कल्टीवेट होना चाहिए इन द माइंड्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जैसे कि आज हमारे डिस्कशन के थ्रू कल्टीवेट हुआ होगा आप में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, राइट? ये इस पर्पस था हमारे डिस्कशन का। और ऐसे में इट्स नॉट जस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी, नॉट जस्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इट इज each one of us, we all are actually stakeholders in enforcing this constitutional morality. हम सब जिम्मेदार हैं इसके, राइट? तभी एक्चुअली। और क्या इसका कोई एक मेथड हो सकता है? नहीं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप में से कोई अलग कोई बुक लिख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई यूपीएससी क्लियर करने के बाद जब एनफोर्स कर रहा है, अपने एक्शंस से शो कर रहा है, तो कितने सारे तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एनफोर्स करने के। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को एनफोर्स करने का मतलब केवल कानून, क्या कोई ऑर्डर या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है? नहीं। एनी मेथड बाय विच एक्चुअली यू आर कल्टिवेटिंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड देयर कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, देन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अगर इस लेक्चर के थ्रू आप में से कई लोगों के मन में अब थोड़ा एक्सपेंड हुआ विचार कि हमें अपने कंडक्ट इस वजह से क्यों करने चाहिए, इसका मतलब है कि इस लेक्चर के थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल किया है एक तरीके से, राइट? तो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स चाहते थे इस लेक्चर के थ्रू हम वही कर रहे हैं। चाहे लेजिस्लेचर जो कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, वो भी अपना है, अपना एक किरदार निभा रहा है, ये भी अपना एक किरदार निभा रहा है, राइट? तो यानी कि किसी भी समाज में केवल मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव सही और गलत ना तय करें, उसके लिए डिबेट जरूरी है, प्लूरलिज्म जरूरी है, हेटेरोजेनस सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स आइडियाज जरूरी है। तो जाहिर सी बात है तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के आइडियल्स को एनफोर्स कर सकते हैं, तभी हो पाएगा ये सब, राइट? अब कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं यहाँ से। जुडिशरी हैज एक्वायर्ड रोल ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इन रिसेंट ईयर, एग्जामिन द सूटेबल एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि भले ही इस क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे डिस्कशन की अभी, ये आप इस आंसर में यूज करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। आप कोट करोगे यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ग्रोटे को आप कोट कर सकते हो यहाँ पर। आर्टिकल 68 डज नॉट एनेबल पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट। तो ये जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जहां पर कि पावर टसल की बात चल रही है, उस पावर टसल में आप कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा डिस्कशन है इसमें जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, बी एल फाड़िया, डी डी बासु, लक्ष्मीकांत इग्नू, सबको कंसाइज किया गया है। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज को ना रेफर करके केवल इस कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लो, क्वेश्चन में यूज करने लग जाओ, मोर देन एनफ है। एक क्वेश्चन आएगा, आ रहा है तो वैसे यूज तो आपको एथिक्स में भी आएगा, ऐसे में भी आएगा, लेकिन आपके पास मोर देन एनफ कंटेंट है, ठीक है? Hello, I am Ritu Gupta. I am preparing for UPSC since 2020. This year, I have enrolled in study IQ EdTech for the preparation of UPSC 2023. I found it very useful because it provides us everything in very affordable rate. The faculty of the study IQ are very highly qualified. They try to clear our doubts, and they provide us live session, as we all know, and his handwritten notes, and also printed material, a soft copy, so you can print that material, and that handwritten notes also. You can ask your doubts during doubt session. After each and every class there is a doubt session in which you can ask your query and doubts to your faculty. They also discuss mains answer during class and prelims questions also. So it's a good opportunity for everyone who want to prepare for UPSC at a lower cost. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।